सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, मदरी विशाल पीजी कॉलेज, फर्रुखाबाद। आज मैं आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। ये जो सामाजिक स्तरीकरण है ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में है, तीसरा पेपर है। जो पेपर का टाइटल है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी है, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, हिंदी में इसे बोलते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज का विभिन्न स्तरों या परतों में बटा होना, जहां लोगों को धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा, पेशा, जाति, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग दर्जा और स्थान मिलता है। यह व्यवस्था अस्थायी होता है, परमानेंट होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। उदाहरण जैसे भारत में जाति व्यवस्था है। आधुनिक समाज में आर्थिक वर्ग अमीर, मध्यम, कमज़ोर। जैसे अमीर जो वर्ग है, जैसे अंबानी अदानी हो गए, वो टॉप मोस्ट पे रहते हैं। फिर उसके नीचे मध्यम वर्ग के लोग रहेंगे और सबसे गरीब लोग नीचे रहेंगे। वहीं आप भारत में देखेंगे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, ब्राह्मण की स्थिति, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य और सबसे लास्ट में बेस में शूद्र होते हैं। ठीक है, अब कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में बताया है। सामाजिक स्तरीकरण है क्या? तो मेल्विन टेमिन है, वो बताते हैं सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को पदक्रम में बांट देता है और उन्हें अलग अलग सामाजिक दर्जा देता है। वहीं लुंडबर्ग कहते हैं, जब लोग किसी समाज में अपनी सामाजिक स्थिति के आधार पर उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित होते हैं तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण का सिंपल मीनिंग है कि समाज को स्तरों में बांट देना। जैसे ये है, तो ये जो है इसको स्तर में बांट दिया गया है। इसमें ऊपर अगर क्या कहते हैं पैसे के आधार पर बनाएंगे तो ऊपर अमीर व्यक्ति आ जाएगा, उसके नीचे गरीब, उसके नीचे और गरीब आ जाएगा। ठीक है, अगर वर्ण के आधार पर बना देंगे तो ऊपर ब्राह्मण आ जाएंगे, उसके नीचे क्षत्रिय आ जाएंगे, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आज के टाइम में देखेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में तो सबसे ऊपर अगर ज़िले में देखेंगे सबसे ऊपर डीएम होंगे, फिर उसके नीचे क्या कहते हैं एडीएम होंगे, उसके नीचे एसडीएम होंगे, तो ऐसे चलता चला जाएगा। अब सामाजिक स्तरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो सामाजिक स्तरीकरण है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह केवल व्यक्तिगत अंतर पर नहीं बल्कि पूरे समाज की संरचना पर आधारित होता है। पदानुक्रम, हायरार्की, लोगों को ऊपर से नीचे के क्रम में रखा जाता है। जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसमें लोगों को ऊपर से नीचे की ओर रखा जाता है। असमानता, इसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण होता है। जो सामाजिक स्तरीकरण होता है उसमें असमानता होती है, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण किया जाता है। अस्थायित्व, यह व्यवस्था जो सामाजिक स्तरीकरण है वह लंबे समय तक बना रहता है। पीढ़ीगत स्थानांतरण, जनरेशनल ट्रांसफर, माता पिता की स्थिति अक्सर बच्चों को मिलती है। जैसे जिस जाति में बच्चा जन्म लेता है उसी जाति में रहता है। परिवार की संपत्ति ये ट्रांसफ़र होती रहती है। सांस्कृतिक औचित्य, समाज अपने मूल्य और विश्वासों से इसे सही ठहराता है। ठीक, अब आधार क्या है सामाजिक स्तरीकरण के? तो इसका आर्थिक आधार आय, संपत्ति, पेशा, जैसे पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग। सामाजिक आधार जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा। वहीं राजनीतिक आधार शक्ति और प्रभाव, जैसे नेता, अफसर, कार्यकर्ता। प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान और मान मर्यादा। ठीक है, अब सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे एक होता है बंद प्रणाली। बंद प्रणाली में क्या है, उसमें सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे जाति व्यवस्था, जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति में रहेगा। और खुली प्रणाली, जिसमें व्यक्ति सामाजिक स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर में जा सकता है। इसे इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो वर्ग व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है,
प्रमुख दृष्टिकोण, प्रकारवादी दृष्टिकोण में डेविस और मूर आते हैं। वो सामाजिक स्तरीकरण को समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानते हैं कि यह समाज के लिए अच्छा है। जो सामाजिक स्तरीकरण है वह समाज के लिए अच्छा है। वहीं संघर्ष दृष्टिकोण जो है, जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स हैं, उनका मानना है कि यह असमानता शोषण और शक्ति के असमान वितरण से पैदा होती है। जो सामाजिक स्तरीकरण है वह असमानता शोषण और शक्ति के असमान वितरण से पैदा होती है। वेबर का दृष्टिकोण क्या है? मैक्स वेबर का दृष्टिकोण क्या है? मैक्स वेबर कहते हैं स्तरीकरण केवल आर्थिक नहीं होती है बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा पर भी आधारित होती है। अब सामाजिक स्तरीकरण का महत्व और प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं। इसके सकारात्मक पक्ष क्या हैं? जैसे भूमिकाओं का विभाजन स्पष्ट होता है। सामाजिक स्तरीकरण में भूमिकाओं का विभाजन स्पष्ट होता है। दूसरा, योग्य लोगों को महत्वपूर्ण पद मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाना है तो उसके अंदर क्वालिटी है, वो एग्ज़ाम पास करके आया है। अगर हर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाएगा, डीएम बना दिया जाएगा, तो क्या वह जिले का कार्य सही रूप से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो अच्छी चीज़ है। नकारात्मक पक्ष क्या है? असमानता और भेदभाव बढ़ाना, सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है। ठीक है, निष्कर्ष, कंक्लूजन, सामाजिक स्तरीकरण हर समाज में मौजूद है, चाहे वह पारंपरिक हो या आधुनिक। यह समाज की संरचना और संस्कृति को प्रभावित करता है। इसे समझे बिना हम सामाजिक असमानताओं और उसके समाधान को नहीं समझ सकते। अब कुछ दृष्टिकोण हैं, जैसे प्रकारवादी दृष्टिकोण है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। उसमें क्या है, ये लोग क्या मानते हैं? सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है समाज का अलग अलग परतों में बढ़ जाना, जहां लोगों को धन, शक्ति, शिक्षा, पेशा और प्रतिष्ठा के आधार पर अलग दर्जा मिलता है। प्रकारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि यह असमानता और परतबंदी समाज के लिए सही है और सुचारू संचालन के लिए जरूरी है। मुख्य विचार इसमें क्या क्या हैं? समाज में हर काम की अहमियत एक जैसी नहीं होती। ठीक है, जो काम कठिन, जिम्मेदार और समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए सबसे योग्य लोगों की ज़रूरत है, जो इसके पहले मैंने बताया। इन योग्य लोगों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अधिक वेतन, मान सम्मान और शक्ति दी जाती है। जैसे एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का कार्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो डॉक्टर को क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसा दिया जाता है। वहीं जो उसके नीचे नर्स होते हैं उनका काम कम इम्पोर्टेंट होता है तो उनको कम पैसा दिया जाता है। यह प्रणाली लोगों को मेहनत करने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन हैं? इसमें डेविस और मूर हैं और टार्कट पार्सन हैं। ठीक है, डेविस और मूर क्या कहते हैं? हर समाज में कुछ पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पदों को योग्य और कुशल लोग भरें, इसके लिए उन्हें अधिक इनाम मिलना चाहिए। इनाम जितना बड़ा होगा लोग उतनी मेहनत करेंगे। इस तरह असमानता समाज के लिए कार्यक्षम है, फंक्शनल है। मतलब असमानता जो है, जो सामाजिक स्तरीकरण है, वह समाज के लिए जरूरी है, फंक्शनल है। वहीं टार्कट पार्सन का क्या मत है? स्तरीकरण मूल सहमति पर आधारित है, वैल्यू कॉन्सेंसस पर आधारित है। यानी लोग सहमत होते हैं कि कुछ भूमिकाएं दूसरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। इससे समाज में एकता और स्थिरता बनी रहती है। उदाहरण, डॉक्टर बनने के लिए कई वर्षों की पढ़ाई और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें अच्छा वेतन और सम्मान मिलता है। इसके विपरीत आसान और कम जिम्मेदार वाले काम में इनाम भी कम होता है। आलोचनाएं क्या है इसके? समान अवसर की अनदेखी, हर किसी को आगे बढ़ने का समान मौका नहीं मिलता। ठीक है, शक्ति और शोषण की अनदेखी, अमीर और ताकतवर लोग पद और संसाधन अपने पास बनाए रखते हैं। योग्यता पर जरूरत से ज़्यादा जोर, ऊंचे पद पर बैठे लोग सबसे योग्य हों यह जरूरी नहीं। बहुत लोग पैसा देके अधिकारी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो क्या उनके पास योग्यता आ जाती है उस पद पे पहुंचने पे? तो ये भी क्वेश्चन उठाता है। प्रकारवादी मानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण योग्य लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर लाता है, इनाम और प्रतिष्ठा से मेहनत करने की प्रेरणा देता है, समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण का संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या है, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो
तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।